अमान ने डरकर अपने पैर समेटने की कोशिश की। न्यायाधीश वर्मा ने अपने 65 साल के कमजोर घुटनों को मोड़ा और सीधे फर्श पर अमान के पैरों के पास घुटने टेक कर बैठ गए। सर, आप यह क्या कर रहे हैं? समीर आगे बढ़ने को हुआ, लेकिन न्यायाधीश वर्मा ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। न्यायाधीश वर्मा की दोनों आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाकर अमान के दोनों हाथों को बहुत धीरे से पकड़ लिया। अमान ने हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन न्यायाधीश वर्मा के आंसुओं को देखकर वह जैसे ठिठक गया। पागल होने के बावजूद शायद वह समझ गया था कि इस इंसान के स्पर्श में कोई चोट नहीं है, सिर्फ एक गहरा अंतहीन पश्चाताप है। न्यायाधीश वर्मा ने देखा कि अमान की पीली पड़ी कलाई और गले के पास 4 साल पुराने सिगरेट से जले और चोट के नीले निशानों के हल्के दाग अब भी मौजूद थे। मुझे माफ़ कर देना बेटा, न्यायाधीश वर्मा फपक फपक कर रोते हुए टूटी आवाज़ में बोले। उनका सिर अमान के घुटनों पर झुक गया। मैं इस देश की सबसे बड़ी अदालत का एक न्यायाधीश था। पूरी ज़िंदगी उस ऊंची कुर्सी पर बैठकर मैंने घमंड किया। मैं न्याय करता हूँ, लेकिन आज तेरे यह जख्म देखकर मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं कितना अंधा था, यह समाज कितना सड़ गया है। न्यायाधीश वर्मा ने अमान के दोनों हाथों को अपने हाथों से लगा लिया। उनके आंसुओं से अमान की पैंट भीग रही थी। मेरी अदालत में ऐसे कई मामले आए हैं बेटा, न्यायाधीश वर्मा आज जैसे अपनी जमीर के सामने बयान दे रहे थे, जहां कटघरे में खड़ा कोई लड़का फूट फूट कर रोया है और कहा है कि वह बेकसूर है। उसने किसी लड़की को हाथ नहीं लगाया, उसने अपना भविष्य, अपना परिवार बचाने की भीख मांगी है। लेकिन मैंने कानून की किताबों को देखकर उस लड़के के चंद आंसुओं के आधार पर उन लड़कों को बिना किसी हिचकिचाहट के की अंधेरी कोठरियों में भेज दिया। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मर्द भी रो सकते हैं। मैं एक बार भी नहीं समझा कि झूठे नारीवाद की जाड़ में ये कानून कैसे तुम जैसे बेकसूर शांत लड़कों की जिंदगी चबाकर खा रहे हैं। अमान कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन न्यायाधीश वर्मा की यह बांध तोड़ रुलाई देखकर उसकी आंखों के कोने भी भीग गए। उसने बहुत सावधानी से अपनी कांपती हुई आवाज़ में उंगलियों से न्यायाधीश वर्मा के गले पर बहते आंसू पोंछने की कोशिश की। एक पागल लड़के के इस मासूम स्पर्श से न्यायाधीश वर्मा फपक कर रो पड़े। समीर दीवार के सहारे खड़ा यह दृश्य देख रहा था। उसकी अपनी आंखें भी नम हो गई थी। उसने मेज पर लेटे हुए कपिल की ओर देखा। उसका दोस्त आज मौत के मुंह से वापस तो आ गया था, लेकिन कपिल की कहानी भी तो अमान से कुछ अलग नहीं थी। प्रिया ने भी तो ठीक यही हथियार इस्तेमाल किया था, अपने झूठे आंसुओं और घरेलू हिंसा का जाल बुनकर एक ईमानदार मेहनती लड़के को कसाई के हाथों में सौंप दिया था। समाज में पुरुषों को अपना दर्द जाहिर करने की कोई जगह नहीं है। पुरुषों को सख्त होना पड़ता है, पत्थर बनना पड़ता है, और जब कोई पुरुष नरम होता है, शर्मीला होता है या थोड़ा संवेदनशील होता है, तब यह समाज, प्रिया जैसी औरतों या उस कॉलेज की लड़कियां उन्हें कमज़ोर समझकर इस तरह कुचल देती हैं जिसका कोई इंसाफ किसी अदालत में नहीं होता। अमान ने न्यायाधीश वर्मा के सिर पर धीरे से हाथ फेरा, फिर थकान के आराम कुर्सी पर टिककर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके गाल पर आंसू का एक सूखा हुआ निशान था। श्रीमती मैरी ने बड़ी सावधानी से अमान के ऊपर एक पुरानी चादर डाल दी। समीर ने सहारा देकर न्यायाधीश वर्मा को उठाया और वापस कुर्सी पर बैठा दिया। श्रीमती मैरी धीरे धीरे कपिल की मेज के पास आई। उन्होंने कपिल के माथे पर हाथ रखकर उसकी नाड़ी की गति जांची। बुखार उतर गया है, सांस भी एकदम सामान्य है। श्रीमती मैरी समीर और न्यायाधीश वर्मा की ओर मुड़ी। उनके चेहरे की मांसपेशियां अब काफी शांत थीं। पूरी रात मौत से पंजा लड़ाने के बाद यह पहली बार था जब श्रीमती मैरी की आंखों में भरोसे की एक निशानी दिखाई दी। उनके शरीर का जहर पूरी तरह उतर चुका है, अब कोई चिंता की बात नहीं है। श्रीमती मैरी डिसूजा ने एक संतुष्टि की गहरी सांस लेते हुए कहा। फिर उन्होंने समीर और न्यायाधीश वर्मा की ओर देखकर बहुत नरम आवाज में कहा, आप सब अब आराम कर सकते हैं। तुम्हारा दोस्त अब खतरे से बाहर है। कल दोपहर तक वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अमान और कपिल, समाज से हारे हुए उन दो पुरुषों के दर्द की कहानी क्या अब एक होकर राजवीर और प्रिया जैसे राक्षसों के खिलाफ किसी नए तूफान को जन्म देगी? भोर की पहली किरण जब घने जंगल के प्राचीन आसमान छूते साल और सागौन के पेड़ों में पत्तों को भेद कर छान कर पड़ने लगी, तब रात की उस
प्रलयकारी बारिश का लगातार शोर पूरी तरह से थम चुका था। जंगल की हवा में अब एक अजीब सीरन भरी ठंडक और गीली मिट्टी की भारी आदिम गंध थी। बीच बीच में सिर्फ पेड़ों के पुराने पत्तों से टुप टुप कर पानी की बूंदें गिरने की आवाज़ के सिवा और कोई शोर नहीं था। यह सन्नाटा ऐसा था मानो प्रकृति ने खुद एक अस्थायी शांति समझौता कर लिया हो। बंगले के विशाल सीलन भरे खाने के कमरे के अंदर वैसे ही सन्नाटा पसरा हुआ था। एक पुराने धूल भरे मेज के लैंप की धुंधली पीली रोशनी के नीचे समीर एक नक्शा खोले बैठा था। उसके कुत्ते के काटे हुए बाएं हाथ पर श्रीमती मैरी डिसूजा ने कसकर पट्टी बांधी थी, लेकिन सांस फट जाने के उस नारकीय दर्द से अब भी उसका जबड़ा सख्त था। बीच बीच में घाव के अंदर से बिजली की तरह एक दर्द कोहनी के कंधे तक दौड़ जाता था, लेकिन समीर उसे चेहरे पर जाहिर नहीं होने दे रहा था। समाज का एक अलिखित नियम है, पुरुषों को दर्द नहीं होता, और अगर हो तो वो उसे दांत भींच कर सहना पड़ता है। समीर उसी नियम का अक्षरशः पालन कर रहा था। उसकी नज़रें मेज पर बिछे नक्शे पर टिकी थीं, लेकिन उसका मन कमरे के दूसरे छोर पर अटका हुआ था। पास के एक पुराने घुन लगे लकड़ी के तख्तपोश पर कपिल गहरी नींद में डूबा हुआ था। कल रात की वह हड्डियां कपा देने वाली चीख, 10 मिनट का वह नारकीय संघर्ष और उस तीव्र प्रतिक्रिया के बाद कपिल अब शांत था। समीर ने उठकर बड़ी सावधानी से कपिल के माथे पर हाथ रखा। शरीर एकदम ठंडा था, बुखार का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी सांसें एकदम सामान्य थी और सीना अब धोंकने की तरह नहीं चल रहा था। कल रात कपिल का चेहरा दर्द से नीला पड़ गया था। आज वहाँ एक अजीब सी फीकी शांति थी। कपिल के सोते हुए चेहरे को देखकर समीर के दिल में एक टीस उठी। इस लड़के का गुनाह क्या था? वह एक साधारण मध्यम वर्ग परिवार का लड़का था, जो बेईमानी से कमाकर अपनी पत्नी को रानी की तरह रखना चाहता था, और उसकी पत्नी प्रिया, उसने पैसों के लालच और ऊंची जिंदगी की चाहत में घरेलू हिंसा का एक झूठा मामला करके कपिल की पूरी जिंदगी को नरक बना दिया। समाज ने एक पल भी नहीं सोचा, कानून ने एक बार भी जांच नहीं की। इस समाज में एक सच्चे मर्द की आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। यह बात कपिल की गोली लगी सेप्सिस से सड़ती हुई छाती को देखकर साफ समझ में आ रही थी। वह ठीक हो जाएगा। समीर पीछे से न्यायाधीश वर्मा की दमदार आवाज़ सुनाई दी। रात भर की थकान से उनका 65 साल का शरीर टूट रहा था और आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। वह बहुत जुझारू लड़का है, इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। समीर ने सिर हिलाया। लेकिन हमें हारने के लिए राजवीर बंसल ने हर तरह का जाल बिछा कर रखा है साहब। दिन का उजाला हो गया है, इसका मतलब है कि हमने अंधेरे की सुरक्षा भी खो दी है। ठीक उसी तरह कमरे के सन्नाटे को तोड़ते हुए रसोई की तरफ से बर्तनों की हल्की फुल्की आवाज़, टूंग टांग, सब चौंक कर उस तरफ देखने लगे। कल रात का वह डरा हुआ, मानसिक संतुलन खो चुका लड़का अमान रसोई से बाहर आ रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी एल्यूमिनियम की थाली थी, उसमें 5-6 गिलास धुआं उड़ाती चाय रखी थी। अमान का वह दुबला पतला शरीर अब काँप नहीं रहा था। उसके अस्त व्यस्त बालों और सहमी हुई आंखों में अब भी एक सदमा पिछा हुआ था, लेकिन कल मेरी के सीने पर सिर रखकर शांत होने के बाद शायद वह समझ गया था कि इस घर के लोग जो भी हों उसका कोई नुकसान नहीं करेंगे। अमान बहुत धीमी कदमों से सिर झुकाकर थाली लेकर समीर और न्यायाधीश वर्मा की ओर बढ़ा। चाय के गिलासों से अदरक, इलायची और तेज पत्ते की एक बेहतरीन मीठी खुशबू पूरे खाने के कमरे में फैल गई। चाय अमान ने बहुत धीमी हुई आवाज़ में फुसफुसाकर कहा। उसकी आंखों में फर्श पर गड़ी थी। उसने लड़कियों के झूठे आरोपों और समाज की क्रूर मार खाकर अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। कूड़ेदान के कुत्ते जैसी जिंदगी जी थी, लेकिन उसके अंदर का वह शांत, शर्मीला और देखभाल करने वाला लड़का आज भी पूरी तरह से मरा नहीं था। न्यायाधीश वर्मा ने एक गहरी सांस लेकर थाली से एक गिलास चाय उठा ली। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने अमान के सिर पर हाथ रखकर बहुत नरम आवाज में कहा, जीते रहो बेटा, तुम्हारी यह एक गिलास चाय आज हमारे लिए अमृत के समान है। अमान के होठों के कोने पर एक बहुत हल्की, लगभग अदृश्य मुस्कान उभर आई। उसने सरदार जी, परिचित और कमल को भी चाय दी। इस भयानक मौत की घाटी जैसे जंगल में एक मानसिक रूप से अस्थिर लड़के के हाथ की बनी यह अदरक वाली चाय जैसे सबकी नसों में जीने की
नई ताकत भर गई। पुरुषों का यह चुपचाप एक दूसरे का साथ देने का अदृश्य वाकई अजीब था। कोई बड़े बड़े संवाद नहीं बोल रहा था, लेकिन एक गिलास चाय के जरिए जो मौन सहानुभूति का आदान प्रदान हुआ, वह हजारों भाषणों से ज्यादा शक्तिशाली था। चाय खत्म होते ही श्रीमती मैरी की डिसूजा अंदर के कमरे से बाहर आई। उनके चेहरे पर चिंता के बादल थे। दिन के उजाले में उस विशालकाय ट्रक को देखकर इस जंगल से निकलना करने जैसा ही है। वकील साहब, मेरी ने मेज पर रखे नक्शे की एक पतली लकीर पर उंगली रखते हुए कहा, राजमार्ग पर पहुंचने से पहले ही आप लोग पुलिस के अवरोधक में पकड़े जाएंगे और राजवीर के आदमी तो अब तक पूरा राजमार्ग छान रहे होंगे। परिचित ने अपनी टूटी कुर्सी पर बैठे बैठे दोनों हाथों से सिर थाम लिया। उसकी आंखें गुड़हल के फूल की तरह लाल थीं। जो फिर हम जाएंगे कहाँ? कपिल तो अभी अपने पैरों पर 10 कदम भी नहीं चल पाएगा। क्या हम यहीं चूहों की तरह फंसे रहेंगे और राजवीर के गुंडों का इंतजार करेंगे? डरो मत। परिचित कमल ने अपनी आवाज़ सख्त करने की कोशिश की, लेकिन उसकी अपनी आवाज़ भी काँप रही थी। जब हम इतनी दूरी एक साथ आ गए हैं तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। समीर दा, आप कुछ सोच रहे हैं? समीर ने नक्शे में नजरें हटाए बिना हाथ, हमें यह ट्रक छोड़ना होगा। यह ट्रक बहुत बड़ा निशाना है महोदया। क्या इस जंगल के अंदर से कोई दूसरा कच्चा रास्ता नहीं जिससे हम कम से कम अगले किसी छोटे शहर तक पहुंच सकें, जहां पहुंचकर एक निजी गाड़ी या एम्बुलेंस किराए पर ली जा सके? मैरी ने नक्शे के पिछले हिस्से की एक नीली लकीर दिखाई। बंगले के पीछे से एक पुराना पैदल रास्ता। वह रास्ता जंगल से होते हुए सीधे दूसरी तरफ राजमार्ग 2 पर निकलता है, लेकिन कपिल को उस रास्ते पर कंधे पर या स्ट्रेचर पर उठाकर ले जाना होगा। हम कर लेंगे। समीर की आवाज़ में फौलादी दृढ़ता थी। सुबह 10 बजे तक कपिल को होश आ गया और वह उसे लेकर पीछे वाले मैदान रास्ते से निकलेंगे। रोजाना योजना तय हो जाने के बाद न्यायाधीश वर्मा ने एक गहरी सांस ली और सीधे खड़े हो गए। मैं जरा बाहर देख कर आता हूँ। भोर की रोशनी में एक बार हालात को समझ लेना जरूरी है। सरदार जी, न्यायाधीश वर्मा के पीछे पीछे बंगले का भारी लकड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर निकले। बाहर तक कोहरे की चादर से जंगल को ढक रखा था। न्यायाधीश वर्मा ने सीने में एक ठंडी सांस भरी। उन्होंने सोचा था कि सुबह ही यह ताजी हवा शायद उनकी थकी हुई नसों को थोड़ा आराम देगी, लेकिन दरवाजे की तरफ नजर पड़ते उनका दिल दहल गया। फेफड़ों की हवा जैसे वहीं अटक गई। कल रात की जोरदार बारिश से जंगल का कच्चा रास्ता कीचड़ की नदी में बदल गया था और उसी गाढ़े चिपचिपे कीचड़ को चीरते हुए दरवाजे तक सीधे एक ट्रक को विशाल चौड़े पहियों के गहरे निशान चले आए थे। निशान इतने साफ और ताजे थे कि कोई अनाड़ी आदमी भी समझ सकता है कि एक भारी गाड़ी राजमार्ग को छोड़कर सीधे इस बंगले के अंदर घुसी है। घने जंगल की इस धुंध भरी सुबह में क्या कोई नया खतरा उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है? जानेंगे कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।